हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आज हम घटना चक्र की सीरीज़ लेके आए हैं और घटना चक्र की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसे पता है घटना चक्र की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो यूपी पीसीएस के हों, चाहे बीपीएससी के हों, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस के हों, घटना चक्र जो है उसे कंपाइल्ड करके बहुत अच्छी किताब तैयार किया है। तो आज हमारी जो किताब है वो पॉलिटी के जो घटना चक्र की जो पॉलिटी वाली है वो है, और ये हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे चल के हम इस पॉलिटी को कवर कराएंगे पूरा का पूरा। यदि किसी बच्चे को कोई डिमांड है, स्पेसिफिक डिमांड है, तो वो भी आप बता सकते हैं। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया। मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारी इंडिया पर रूल कर रही थी, तो उसकी मोनोपोली ख़त्म कर दिया। कौन सा एक्ट था ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट का? तो वो था हमारा सी, चार्टर एक्ट 1813। यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ एरियाज़ में इसके मोनोपोली अभी भी थे। वो किस एरिया में थे? वो थे ट्रेड विथ चाइना, यानी कि चाइना से सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी। और ट्रेड इन टी, यानी कि चाय का भी जो व्यापार था वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। तो ये स्टार्ट हुआ था चार्टर एक्ट 1813 से, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा है हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। इसका मतलब इसके पहले इंडियंस के पास बजट को डिस्कस करने का पावर नहीं था, तो किस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह पावर आ गया? तो इसका आंसर है बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब इंडियंस को बजट को डिस्कस करने का पावर आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, इसमें दो इम्प्रूवमेंट किए गए थे। कौन कौन से? देखो, दो इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे इंडियन और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, दोनों में। इसमें क्या था कि जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी जो मेजॉरिटी थी वो रिटेन थी, मतलब जो ऑफिशियल्स के जो मेजॉरिटी थे वो तो बरकरार थी, और जो नॉन ऑफिशियल्स थे उसमें इंडियंस को शामिल किया गया था, पहला चीज़। दूसरे में क्या था कि जो काउंसिल्स था उसमें एक पावर, एक्स्ट्रा पावर दिया था कि अब वो बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं और जो एग्जीक्यूटिव है उससे क्वेश्चंस भी एड्रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं था बजट पे, सिर्फ वो डिस्कस ही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट जो कैलकाटा में बना था वो किस एक्ट के तहत बना था? तो वो बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये याद रखना आप। देखो, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और आपको याद रखना है कि इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा के, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया। देखो, किस एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट इंडिया में क्रिएट किया गया? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसलिए आंसर होगा डी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, ये देखो कि फेडरल कोर्ट इन इंडिया ये स्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट इंडिया का स्टेब्लिश हुआ, और इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो उनका नाम था सर मॉरिस गेयर। याद रखना, सर मॉरिस गेयर जो थे इसके पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड। अब किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था आपको पता चल गया, 1 अक्टूबर 1937, तो आंसर बी होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें मैच करना है, कैसे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है कब बना है। तो आपको जैसे पता होगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये बना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये वाला सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, वो हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है,
फिर इसमें है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज, जो इंग्लिश के जो मिशनरीज आने स्टार्ट हो गए थे वो हो गए थे चार्टर एक्ट 1813 से उन्हें स्टार्ट कर दिया गया था, उन्हें मंजूरी दे दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा जो लॉ मेंबर पहला जो मैकुले था, लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल काउंसिल में अपॉइंट किया गया था, वो किसके तहत वो किया गया था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो यानी कि हमारा आंसर ये होगा, आपको दिख गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत स्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, चार्टर एक्ट 1813 के तहत परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज और चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो लॉ मेंबर था वो शामिल किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में। तो इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी। अब ये डायरकी जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका क्या मतलब है डायरकी का। तो देखो बच्चों, डायरकी का मतलब होता है कि इसका दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देना। कौन कौन सा, एक है ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, एक है रिजर्व सब्जेक्ट। अब ये जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है इसमें जो गवर्नर है उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा, उस सब्जेक्ट पे डायरेक्ट रूल करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट है उस पर गवर्नर डायरेक्ट रूल करेगा, लेकिन जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है ये दे दिए जाएंगे, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो इस चीज़ पे काम करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ों में बांट दिया गया था, एक ट्रांसफ़र और एक रिजर्व। ठीक है, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डायरकी जो है इसका मतलब होता है डबल रूल। इसमें क्या है कि इसको दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, एक रिजर्व्ड एक ट्रांसफर्ड। दो रिजर्व कैटेगरी है वो डाला गया है डायरेक्ट गवर्नर के अंडर में है, और जो ट्रांसफ़र कैटेगरी है वो दिया गया है जो मिनिस्टर्स हैं उनके सहायता से गवर्नर वो करेंगे, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। ये है एड। अब देखो ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो गवर्नर के पास डायरेक्ट होते थे, जैसे कि पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें हैं। और जो छोटे से स्मॉल लेसर इंपॉर्टेंस वाले थे वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में डाले गए थे, क्योंकि उन्हें मंत्री संभालने थे, मंत्री ये सारी चीज़ों को संभालते। वो कौन से सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इस तरीके से था। चलो तो आपको समझ में आ गया कि जो डायरकी है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ट्रांसफ़र एक रिजर्व। ठीक है, चलो अब ये जो डायरकी है ये सेंट्रल लेवल पे कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि डायरकी जो है 1919 कब 1919 में ये प्रोविंसेस में, स्टेट में लाया गया था, और सेंटर में 1935 के तहत लाया गया था। इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। देखो डायरकी जो है सेंट्रल लेवल पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। चलो ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि 1935 के तहत क्या क्या सारी चीज़ें आई थी। तो ये जो डायरकी था ये सेंट्रल लेवल पे आ गया था, हालांकि जो प्रोविंसेस था, स्टेट था, उसमें ऑलरेडी 1919 में आया था, लेकिन विरोध के बाद इसको हटा दिया गया था। चलो ठीक है, फिर इसमें देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पहली बार फेडरेशन की बात करी थी, इसने संघात्मक की बात करी थी, फेडरेशन की बात की थी, जिसमें फेडरेशन बनता जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जहां अंग्रेज रूल कर रहे थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन दोनों को मिला के। ठीक है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसकी सुप्रीमेसी बनी रहती, उसकी सुप्रीमेसी बने रहती, भले से फेडरेशन बनता यहाँ पे। ठीक है, बर्मा जो है, बर्मा वो इंडिया से सेपरेट हो गया अप्रैल 1937 में। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने इसे काउंसिल जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, उसको भी इसने एबॉलिश कर दिया जो 1858 में बनी थी। और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेजेंट है, जिसका नाम पहले था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी स्टेब्लिश किया गया, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे मॉरिस गेयर, आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल जो फेडरल बैंक है आज जो प्रेजेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सारी चीज़ें स्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। अब डायरकी देखो सेंट्रल लेवल पे कब स्टेब्लिश हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। चलो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, आपको याद हो गया होगा। फिर उसके बाद द एक्ट ऑफ 1909, ये किस लिए फेमस है, तो आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बुनियाद था वो चीज़ इसी में आया था। जो सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम्स को मिलने थे वो 1909 में ही आया था। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं कि ये देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने सेपरेट इलेक्टेड इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो माना जाता है कि वही एक कारण बना, बीज बना इंडिया के पार्टीशन का। जो हमारे देश का जो पार्टीशन हुआ है उसका बीज माना जाता है ये जो सेपरेट इलेक्टेड आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919? 1919 का क्या प्रिंसिपल फीचर्स है? तो आपको बता दूं इसका आंसर है, देखो ये इसका आंसर है 1 और 3, इसका आंसर सी है। कौन कौन सा? तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, आपको पता है कि डायरकी प्रोविंसेस में आ गया था। फिर डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। अब देखो जो लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी है उसको डिवोल्यूशन किया गया था सेंटर से प्रोविंसेस में, यानी कि प्रोविंसेस भी अब कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते थे। फिक्स तरीके से इसको डिवाइड नहीं किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थे जिसको डिवॉल्व किया गया था प्रोविंसेस की तरफ, ठीक है। और आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम्स को जो दिया गया था वो 1909 के तहत दिया गया था। तो आप ऐसे में एलिमिनेशन सभी से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये IAS प्रीट 2012 में आया था, इसको मैं पढ़ देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और इसमें जो है किसके रिपोर्ट के बाद? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के बाद ये सारी चीज़ें आई थी। इसमें जो है डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया था जो रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में बांटता था प्रोविंसेस में। और आपको मैंने बताया कि रिजर्व जो है गवर्नर के लिए डायरेक्ट था और ट्रांसफ़र में जो मिनिस्टर्स की सहायता से गवर्नर रूल करते थे। और एज़ फार एज द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टेड इज़ कंसर्न, ये आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टेड जो है 1909 के तहत आया था। और 1919 में एक्चुअली ये जो सेपरेट इलेक्टेड है ये इसे और एक्सटेंड कर दिया गया था सिक्स के लिए, यूरोपियंस के लिए, इंडो क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो इसका मतलब ये है, ये पहले 1935 के तहत आया था। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, द एक्ट वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस इन द गवर्नर एंड ऑफ द सेंटर इन द गवर्नर जनरल ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था वो प्रोविंसेस में गवर्नर को दे दिया गया और सेंटर में गवर्नर जनरल को दे दिया गया, क्राउन के बिहाफ पे, क्राउन की तरफ से। ये इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल। बाई कैमरल हमारा जो मतलब मिनी पार्लियामेंट की तरह, पार्लियामेंट की तरह बाई कैमरल कब हो गया वो? तो वो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बाद ही। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो इस समय जो पार्लियामेंट है वो मिनी पार्लियामेंट हुई थी उस समय। देखो इसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इट वॉज कंसिस्ट ऑफ एन अपर हाउस, अपर हाउस को बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को बोला जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स थे जिसमें 34 का इलेक्शन होता था और लेजिस्लेटिव असेंबली में 114 मेंबर्स थे जिसमें 104 इलेक्ट होते थे। ये है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। अब सेंटर पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि मिनी पार्लियामेंट की तरह बात कर रहा है, तो आपको मैंने बताया 1919 की तरह, ठीक है। आंसर इसका सी होगा। फिर उसका है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट बोला है, यहाँ पे गवर्नर नहीं बोला है। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किस एक्ट के तहत मिली है? तो वो मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। अगर यहाँ पे गवर्नर बोलता है कि गवर्नर को कब पावर मिली थी ऑर्डिनेंस की, तो वो होता इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वो होता इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट बोला है इसलिए यहाँ पे 1935 इसका आंसर होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। यानी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में पहले इंडियंस का मतलब अब आ सकते थे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन सा एक्ट था? तो वो था चार्टर एक्ट 1833। कैसे? सेक्शन 87, जो चार्टर एक्ट 1833 है उसका सेक्शन 87 वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन था, क्योंकि वो किसी इंडियन को रिलीजन, प्लेस, बर्थ, डिसेंट, कलर के बेसिस पे डिवाइड नहीं करता था। यानी कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं, तो वहीं से फाउंडेशन स्टार्ट हो गया था। कौन सा? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। अब सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीज़न ऑफ पावर था
आपको पता है कि 7th शेड्यूल में मेंशन है, 7th शेड्यूल में यहाँ पे लिस्ट डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है। तो इस तरीके से जो पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये कब आया था? तो यह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ पावर वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इट डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड इट रिप्लेस द डायरकी। डायरकी को इसने रिप्लेस कर दिया, प्रोविंसेस में जो डायरकी था, और इंस्टीड सेंटर में डायरकी इसने इंट्रोड्यूस कर दिया आपको, जैसे कि मैंने बताया। इट ऑल्सो सेज दैट फेडरेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फेडरेशन किसका किसका? ब्रिटिश प्रोविंसेस का, जिसमें ब्रिटिश अंग्रेज शासन कर रहे हैं, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका। लेकिन हालांकि कभी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। खैर, नेक्स्ट हमारा द फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। अब आपको पता है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसके तहत आया था। अभी तो बार बार हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद है द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। अब ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि फेडरेशन कौन कौन सा? एक ब्रिटिश का, प्रोविंसेस का, एक प्रिंसली स्टेट्स का। किस में आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। फिर नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी से वही है फेडरेशन, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर वेर गिवन टू द। अब देखो रेसिड्यूरी पावर होता क्या, मैं आपको बता दूं। देखो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट पे सेंटर कानून बना सकती है, किस सब्जेक्ट पे स्टेट कानून बना सकती है, और किस सब्जेक्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा केस आ जाता है कि कोई सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं होता है। मान लो एलियन आ गया, अब एलियन का कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे, सेंटर की पुलिस करेगी कि स्टेट की पुलिस करेगी, ये चीज़ मेंशन नहीं है। जब कोई चीज़ किसी सब्जेक्ट किसी लिस्ट में मेंशन नहीं होता है, उसे कहते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट। यानी कि रेसिड्यूरी लिस्ट अब इसमें प्रेजेंट में सेंटर इसे कंट्रोल करती है। तो सेम उस समय भी ऐसा ही था। ये जो रेसिड्यूरी पावर था, ये वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उनके पास था। यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाएगा जो अभी फिलहाल लिस्ट में नहीं है, तो उससे जो है गवर्नर जनरल ही इसे कंट्रोल करेंगे। देखो यहाँ पे मेंशन है ना कि रेसिड्यूरी पावर दिया गया था गवर्नर जनरल को, और ये 1935 के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर गिवन टू द, आपको जैसे पता है, गवर्नर जनरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India 1935? कौन सा इसमें फीचर नहीं है? तो इसमें है a written constitution for the country। मतलब उसमें जो है 1935 में इसने सब कुछ बात करी थी। इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की भी बात करी थी, इसने फेडरेशन की भी बात की, इसमें ऑफिशियल मेंबर्स की भी बात की थी, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हुई थी। ये तो बाद में हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आई, कैबिनेट मिशन प्लान आया, सारी चीज़ें आई, तब आई है सारी चीज़ें। आप इसे देख लेना, कोई पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, मैंने आपको बता दिया कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया उस तरीके से, उसके बाद फिर प्रपोजल्स आए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन एमंग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट ए सैलियंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। 1935 का फीचर कौन सा नहीं है? अब देखो 1935 कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चंस 1935 के ऊपर ही आए हैं और रिपीट भी कितने हुए हैं। देखो इसमें यह है कि रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वेर एलोकेटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये गलत है। रेसिड्यूरी लिस्ट किसको सब्जेक्ट्स किसको दिए गए थे? तो ये गवर्नर जनरल को दिए गए थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सब कुछ मेंशन्ड है, फेडरेशन था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को दिया गया था क्योंकि फेडरेशन की बात की गई थी, और डायरेक्टली प्रोविंसेस से हटा के सेंटर पे ले आए थे, तो सारी चीज़ें बस वही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंपॉर्टेंट? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई ये तो सबको पता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है उसका जो 3/4 जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लिया गया है, इसीलिए मेन सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, खैर इसमें हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935
अब बेटा ये जो है देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि मैनी प्रोविजंस, कई सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंटर में डायरेक्टरी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए सेंटर और स्टेट का, और फेडरल कोर्ट होना चाहिए, आरबीआई होना चाहिए, सारी चीज़ें 1935 के तहत ही आई हैं। इसलिए अब देखो नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। अब किस एक्ट के तहत बर्मा जो है म्यांमार वो इंडिया से सेपरेट हो गया था? आपको पता है 1935 के तहत ही हुआ था, 1937 में अलग हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद है, इन हाउ मैनी प्रोविंसेस वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ईयर 1937। अब आपको पता है कि 1937 में इलेक्शन हुआ था, तो कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार बनी थी? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि रियल में आंसर कुछ और है और ऑप्शन में कुछ और दे रखा है। देखो इसमें क्या है कि प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, 1936-37 में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत ये मैंडेट आया था, और इलेक्शन 11 प्रोविंसेस में हुए थे, 11 प्रोविंसेस में, जिसमें मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, सिंध, ये सारी चीज़ें थी, जिसमें तो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो बनी थी वो 8 प्रोविंसेस में बनी थी। ये देखो यहाँ पे 8 दिया है, और यहाँ पे ऑप्शन 8 है ही नहीं 11 में से, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये यूपी में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई। अब देखो प्रपोजल की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है एक कॉन्स्टिट्यूएंट, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, ये प्रपोजल किसका आया था? तो ये क्रिप्स मिशन से आया था। आपको पता है कि क्रिप्स मिशन ने ये प्रपोजल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो द प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज मेड बाई एन क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, और इसने कहा था कि इलेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल। अब देखो यहाँ पे इल्बर्ट बिल का भी जिक्र आया है। इल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो मूवमेंट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट था उसमें तेजी आ गई थी। उसमें हुआ क्या था कि टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फार एज पीनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट वॉज कंसर्न। एक्चुअली इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो इल्बर्ट बिल का जो कंट्रोवर्सी था, इसमें ये था कि इस बिल के तहत इंडियंस और यूरोपियंस जो जज थे वो सबको देख सकते थे, यानी कि चाहे वो इंडियन क्रिमिनल हो चाहे यूरोपियन क्रिमिनल हो, किसी को भी इंडियन जज या फिर यूरोपियन जज दोनों की बराबरी हो गई थी, दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी आ गई थी, क्योंकि जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इसके खिलाफ हो गए थे कि एक इंडियन जज कैसे यूरोपियन पे ट्रायल करा सकता है, कैसे देख सकता है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी थी इल्बर्ट बिल की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883, ठीक है। आपको पता है कि रिपन जो है इसने इंडिया के लिए बहुत काम किया था। जो लीटन था इसका अपोजिट, वो इंडिया के खिलाफ काम किया था। दोनों के लेकिन काम ऐसे थे कि जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें तेजी आई थी। तो यही सारी चीज़ें थी कि टू अलाउ इंडियन जजेस एंड मजिस्ट्रेट द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स। यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफेंडर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के जो क्रिमिनल्स थे, उनको देख सकते थे, उनका ट्रायल करा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे देखते हैं। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंसेस, वन रिप्रेजेंटेटिव वॉज इन द रेशियो टू विच पॉपुलेशन। एक्चुअली कितने पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजे गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपको याद रखना है 10 लाख, यानी कि एक मेंबर पे 10 लाख थे, यानी कि 10 लाख वोट करेंगे तो एक मेंबर आएगा। इस तरीके से था। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और इट प्रपोज अ प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन की इसने बात करी थी, जो कि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रोविंसेस थे, वो कितने पॉपुलेशन पे बेस्ड थे? तो एक रिप्रेजेंटेटिव था 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये सारी चीज़ें थी।
फिर उसके बाद है हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन का इसमें कौन सा मेंबर नहीं था, तो आपको पता है कि पैट्रिक लॉरेंस तो था, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी था, एपी अलेक्जेंडर भी थे, इसमें था विलियम वुड, ये नहीं होंगे मेरे ख्याल से। देखो आंसर ये है, विलियम वुड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो स्टेब्लिश हुई थी, आपको पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसके तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वो थे, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें बता देता हूँ मैं कि 24 अगस्त 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड ऑन द कंडीशन दैट इंटरिम गवर्नमेंट वुड टेक चार्ज लेटेस्ट बाई 2 सितंबर 1946। ठीक है, वायसराय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो ये है मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद है हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946। ठीक है, इसमें क्या आंसर है, इसमें है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो थे वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, अदरवाइज राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम सारे थे। देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन डिक्लेरेशन, इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया और राजगोपालचारी वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जो हैं द फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया, जगजीवन राम को मिनिस्टर ऑफ लेबर दिया गया। लेकिन जो राधा कृष्णन थे ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो एजर्सन और रीज़न है। इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू बी इक्वल। क्या वेबल प्लान के तहत हिंदू और मुस्लिम की जो मेंबर्स के इक्वल होने थे। एजर्सन, रीजन, वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब आपको पता है हिस्ट्री किस तरीके से रही है, हालांकि इसका आंसर सी है। ये देखो यहाँ पे ए इज ट्रू, एजर्सन ट्रू है, लेकिन आर इज़ फॉल्स। ये पार्टीशन इसका रीज़न नहीं था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसका एजर्सन बहुत ज़्यादा हो गया था, वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी, इस वजह से यहाँ पे जो है इक्वल मेंबर की बात चल रही थी। खैर इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। देखो 1943, इन अक्टूबर 1943 लॉर्ड वेबल हु हैड सक्सीडेड द लॉर्ड लिंगलिथगो एज ए गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेबल गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कोशिश करी कि ये जो डेडलॉक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इसे सॉल्व करी जाए। तो वो इंग्लैंड भी गए कंसल्टेशन के लिए 1945 में, और देयर ही थॉरली डिस्कस्ड विद ब्रिटिश गवर्नमेंट अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेड सम प्रपोजल्स। उन्होंने कुछ ठीक है प्रपोजल दिया। इन जून 1945 में हिज प्रपोजल वेर मेड पब्लिक बाय द नेम ऑफ वेबल प्लान। ठीक है, ही प्रपोज्ड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इन्होंने सोचा कि रिस्ट्रक्चर करने का, विच वुड हैव बैलेंस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन कम्युनिटीज़। ठीक है, इंक्लूडिंग, ये आपको याद रखना है, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदूज़। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। ऑल द पोर्टफोलियोज एक्सेप्ट डिफेंस वे टू बी हेल्ड बाय द इंडियन मेंबर्स इंक्लूडिंग फॉरेन डिपार्टमेंट। ठीक है, द वेबल प्लान प्रपोज्ड एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन हिंदू मुस्लिम का इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखो डिफेंस को छोड़ के चाहे जितने भी पोर्टफोलियो थे सब में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा हिंदू मुस्लिम का, अपार्ट फ्रॉम द वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, ऑल मेंबर्स वेर इंडियंस, दस इट इज़ क्लियर दैट द वेल प्लान वॉज इंटेंडेड टू रिमूव द डेडलॉक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड पॉलिटिकल इशूज एंड टू प्रमोट द सेल्फ गवर्नेंस फॉर द इंडियंस, बट नेवर इंटेंडेड टू यूनाइट द हिंदू मुस्लिम्स टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया। हालांकि इंटेंशन ये नहीं था कि जो पार्टीशन है उसे रोकें, बस इंटेंशन ये था कि डेडलॉक कैसे इस चीज़ को ख़त्म करी जाए हिंदू मुस्लिम के बीच में, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। खैर नेक्स्ट है हमारा, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये थी स्वराज पार्टी 1934 में, उसने ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द स्वराज पार्टी इन इट्स कॉन्फ्रेंस एट रांची इन मई 1934,
इट प्रेजेंटेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसने जो है पॉलिसी प्रेजेंट किया था, एंड इट वॉज टू बी कंपोज ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। इट वॉज द फर्स्ट ओकेजन व्हेन इंडियंस डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बहुत बड़ी बात है कि स्वराज पार्टी ने जो है अपने पॉलिसी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी, जो कि इलेक्टेड इंडियंस इसमें जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और इसका फॉर्मेशन करेंगे। खैर ये चीज़ बाद में हुई। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको याद रखना है। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1 और 2। क्या, असेंबली वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो गलत हो गया, इसमें बोला नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है। और द असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी गलत है, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोविंसेस थे, इंडिया में जितने प्रोविंसेस थे वहाँ से भेजे गए थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था यहाँ से भेजे गए थे, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये चीज़ बता रहा है इसमें। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट वेर यूज्ड एज ए इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी स्टेट की, वही एज ए इलेक्टोरल कॉलेज थी एक तरीके से। इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन माना जाता है इसे। पीपल ऑफ सेवरल पार्टीज वेर इन्वॉल्व इन इट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ए नंबर ऑफ कमिटीज टू ऑपरेट इट्स वर्किंग। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इसका देखो, इसका भी करेक्ट आंसर नहीं है। अब इसमें क्या सही है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये तो गलत है, ये भी गलत है, डायरेक्ट इलेक्शन पे नहीं था। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी, ये भी गलत है, मल्टी पार्टी तो थी। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, ये वाला सही है, लेकिन ऐसा कोई डी ऑप्शन है नहीं। खैर चलो देखते हैं इसमें क्या बोला है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल विच इज़ नाउ नोन एज सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। As to its composition, the Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated, ठीक है ना, partly elected and partly nominated। nominated होगी जो प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ से, और partly elected होगी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वहाँ से। तो बच्चों यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस और करते हैं हम, 39 और 40 वाला, उसके बाद फिर हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 39 देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर से सेम क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये गलत है। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी प्रॉपर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पार्टली इलेक्टेड था, पार्टली नॉमिनेटेड भी था। नॉमिनेटेड थे जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ से, अदरवाइज सारा स्टेटमेंट सही है। इसके हम थोड़े से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है ना, कि सभी सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स टू बी इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस ऑफ देयर स्टेट बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज, लेकिन ऐसा था नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे आज का। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर, अब वो कौन थे, है ना, तो वो थे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, ये थे। तो इसका आंसर सी होगा। इसके थोड़ा सा स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। देखो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन फिर भी बार बार पढ़ने से सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। Each provinces and each Indian state or group of state were allotted the total number of seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1 to a million। यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव कितने को रिप्रेजेंट कर रहा था, 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था। एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस वे टू इलेक्ट 292 मेंबर्स, याद रखना 292 मेंबर्स, वाइल द प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहाँ से कितने आने थे, वो आने थे 93, कितने आने थे 93 सीट्स थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, और इसका हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, फिर इसे हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और कोई अगर आपकी स्पेसिफिक डिमांड होगी, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी मुझे आप बताएं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।